हेलो स्टूडेंट्स। अभी तक हमने अपने प्रीवियस वीडियोस के अंदर दो थ्योरीज को ही डिस्कस किया है, जिसमें पहली थ्योरी थी हमारी साइको एनालिसिस थ्योरी और दूसरी थी साइको एनालिसिस थ्योरी गिवन बाय सिगमंड फ्रॉइड। तो हमने इन दो थ्योरीज को पहले डिस्कस कर लिया है। अब इसी सीरीज में हम थर्ड थ्योरी को डिस्कस करते हैं, थ्योरी ऑफ साइको सोशल डेवलपमेंट गिवन बाय एरिक्सन। इसे एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके अंदर एरिक्सन नाम के साइकोलॉजिस्ट में, एरिक्सन जो थे ये नियो फ्रोइडिज्म के प्रवर्तक थे। नियो फ्रोइडिज्म का मतलब कि सिगमंड फ्रॉइड ने जो अपनी काम शक्ति वाली थ्योरी दी थी, तो इन्होंने उसी थ्योरी के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन किए, यानी कि ये सिगमंड फ्रॉइड की थ्योरी से इम्प्रेस थे, लेकिन इन्होंने सिगमंड फ्रॉइड की काम शक्ति वाली थ्योरी को बिल्कुल सिरे से खारिज कर दिया। इन्होंने अपनी साइको सोशल डेवलपमेंट थ्योरी के अंदर ये कहा कि किसी भी बच्चे का या किसी भी इंसान का जो व्यक्तित्व होता है, उसकी जो पर्सनैलिटी होती है, उसका जो डेवलपमेंट होता है, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि उसका सोशल डेवलपमेंट किस तरीके से हुआ है। यानी कि कोई भी इंसान सोसाइटी में रहता है और सोसाइटी से वो किन किन चीज़ों को सीखता है, सोसाइटी से मिलने वाली लाइफ के अलग अलग स्टेज पर जो अनुभूतियाँ यानी फीलिंग्स या चैलेंजेस वो एक्सेप्ट करता है, इससे उसकी पर्सनैलिटी या उसके डेवलपमेंट में हेल्प मिलती है। फॉर एग्जाम्पल, इन्होंने इस बात को साफ साफ कहा कि जो बच्चा जिस सोसाइटी में रहता है, उस सोसाइटी के लोगों का उसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है और इससे उस इंसान के व्यक्तित्व का अच्छा या बुरा होने के चांसेस का पता हम पहले से ही लगा सकते हैं। ये वो पहले वैज्ञानिक थे एरिक्सन, जिन्होंने इस बात को साफ साफ कहा कि इंसान एक जैविक प्राणी होने के साथ साथ एक सामाजिक प्राणी भी है, यानी ह्यूमन इज अ बायोलॉजिकल एनिमल एज वेल एज अ सोशल एनिमल आल्सो। इसीलिए स्टार्टिंग से ही, यानी पुराने समय से, आदि काल से मनुष्य जो है सोसाइटी में रहे, झुंड बनाकर रहा है। तो इन्होंने इस बात पर पूरा जोर दिया। इनके मुताबिक किसी भी इंसान के ओवरऑल डेवलपमेंट में या थ्रू आउट द लाइफ डेवलपमेंट में ये 8 स्टेजेस आती हैं, जिसको उन्होंने उसकी एज वाइज डिवाइड किया है। इस एज में उनके साथ क्या होता है उसी को हम डिस्कस करेंगे। जैसे कि जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो एज होती है, इसमें जो बच्चा होता है या जो इंसान होता है, उसके अंदर विश्वास या अविश्वास, ये 2 अनुभूतियां ही पाई जाती हैं। यहाँ पर विश्वास का मतलब है कि बच्चा धीरे धीरे ग्रोथ कर रहा है, उसे पता है कि उसका हाइट बढ़ रही है, उसकी साइज बढ़ रही है, वो अपने पैरों पर भरोसा करता है और जैसे उस पर चलने की कोशिश करता है वो गिर जाता है। तो यानी उसे अपने शरीर के अंगों पर विश्वास करना चाहिए, या जो पोषण की वजह से या किसी भी वजह से वो चलते चलते गिर गया तो उसके अंदर अविश्वास की भावना आ जाती है। तो ये जन्म से 2 वर्ष तक बच्चा जो विश्वास और अविश्वास की भावना से ही ग्रसित रहता है, कि इसलिए वो चीज़ों को उठाकर देखता है, वो चलकर देखता है और चलते चलते गिरता है। तो ऐसे ऐसे उसका डेवलपमेंट होता है। 3 से 4 वर्ष की जो उम्र में बच्चा आ जाता है, तो उसके जीवन में स्वतंत्रता और संदेह, ये 2 अवस्थाएं चलती है। स्वतंत्रता का मतलब कि वो घर में कहीं पर भी घूम सकता है, फिर सकता है, किसी से भी बात कर सकता है, वो किसी भी चीज़ को छू सकता है, पकड़ सकता है। पर जैसे ही वो आग को छूने गया या घर में पाले हुए जानवर को छूने के लिए गया, तो कम उम्र का होने की वजह से माता पिता उसको रोक देते हैं कि आग को मत छुओ, उसके पास मत जाओ। तो ऐसे में उस बच्चे के अंदर संदेह आ जाता है कि मैं किस काम को करने के लिए स्वतंत्र हूँ और किस काम को नहीं कर सकता। तो ये स्वतंत्रता और संदेह की भावना 3 से 4 वर्ष तक
उस बच्चे के अंदर या किसी भी इंसान के अंदर चलती रहती है। 5 से 6 वर्ष तक की एज में जब बच्चा आ जाता है तो उसके अंदर आत्मबल या अपराध भाव, ये दो अनुभूतियां सोसाइटी के अकॉर्डिंग चलती हैं। फॉर एग्जाम्पल, बच्चा पहली क्लास में पढ़ता है और इंग्लिश में वो काफ़ी अच्छा है, तो इंग्लिश के टीचर ने उसकी तारीफ की कि यू आर ए गुड स्टूडेंट, तो इससे उसके अंदर कॉन्फिडेंस आया, आत्मबल आया कि ओके मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ। और वही टीचर अगर मान लीजिए उस बच्चे को सोशल साइंस भी पढ़ाता है या साइंस पढ़ाता है या कोई दूसरा सब्जेक्ट भी पढ़ाता है और उस सब्जेक्ट में उस बच्चे का प्रदर्शन क्या है, कम, और उस सब्जेक्ट के लिए उस टीचर ने उसको बोल दिया यू आर नॉट गुड स्टूडेंट, आप इसमें कमजोर हो, तो बच्चे के अंदर उस टीचर के प्रति जो सम्मान की भावना थी, उस सम्मान की भावना की वजह से अब उस बच्चे में क्या आ जाता है, अपराध भाव, कि मैं अच्छा हूं कि बुरा हूं, मैं सब्जेक्ट को सीखने में लायक हूं या नालायक हूं। ये आत्मबल और अपराध भाव बच्चे के अंदर आता है। जैसे कोई काम करने पर माता पिता उस बच्चे की तारीफ करते हैं कि मेरा प्यारा बेटा, मेरी प्यारी बेटी, इसने ये काम करके दिखा दिया, आप तो बहुत अच्छे हो, तो उसके अंदर आत्मबल आया। पर सेम वही काम किसी दूसरी परिस्थिति में करने पर उस बच्चे को जब निंदा किया जाता है, उसे डांटा जाता है, तो उसके अंदर अपराध भाव आ जाता है। तो ये दो अवस्थाएं 5 से 6 वर्ष तक बच्चे के अंदर चलती हैं। 7 से 12 वर्ष की उम्र तक आने पर बच्चे के अंदर दो भाव चलते हैं, परिश्रम और हीनता का भाव। यानी कि बच्चा बड़ा हो जाता है, वो गलियों में घूमने लग जाता है, फ्रेंड सर्कल बना लेता है, लीडर बनने की भावना होती है, स्कूल का होमवर्क करना है, घर के कामकाज में घर की लड़कियां हैं वो भी मदद करती हैं, तो वो दिन भर परिश्रम करता है। इससे उसके अंदर नई नई अनुभूतियां आती है, वो नई नई चीजों को सीखता है, उसका डेवलपमेंट होता है। परंतु इसके साथ साथ कुछ बच्चों में इसी उम्र के अंदर क्या इंफीरियोरिटी फीलिंग आ जाती है, जिसे हम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स कहते हैं कि मेरी हाइट दूसरे बच्चे की हाइट के मुकाबले कम क्यों है, या मैं इतना दुबला पतला क्यों हूँ, या मेरा रंग काला क्यों है, या मैं पढ़ाई में अच्छा क्यों नहीं हूँ। तो इस वजह से जो बच्चे परिश्रमी होते हैं वही बच्चे कुछ कुछ परिस्थितियों में इंफीरियोरिटी यानी हीनता से भी ग्रस्त रहते हैं। तो ये दो भाव बच्चे के अंदर इस उम्र तक चलते हैं। फिर 13 से 18 वर्ष की आयु, जिसे हम एडोलेसेंस की एज कहते हैं, तो इसमें बच्चे के अंदर हार्मोनल चेंजेस होते हैं, हाइट बढ़ती है, हेल्थ बढ़ती है, उसका बाहुबल बढ़ता है, उसके अंदर एनर्जी आती है। तो इसके कारण बच्चे के अंदर पहचान, यानी कभी माता पिता उसे बोलते हैं कि अब तुम बड़े हो गए हो, अब तुम्हें अपनी जिम्मेदारियों को उठाना चाहिए, तुम्हें अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को समझना चाहिए, तो वो अपनी पहचान ढूंढता है। और कभी कभी जब माता पिता उसे बोल देते हैं कि अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो कि तुम हमको सिखाओ, या अभी तुम इतने भी बड़े नहीं हुए हो, तो इस वजह से वो अपनी पहचान को जैसे ही पहचानना शुरू करता है उसके अंदर भूमिका को लेकर द्वंद्व आ जाता है। यानी कि उसकी पहचान क्या है, वो बच्चा है या बड़ा है, और अगर वो बच्चा है तो घर में, परिवार में, सोसाइटी में उसकी क्या भूमिका है, और अगर वो बड़ा हो चुका है तो देश में, समाज में, परिवार में उसका रोल क्या है, वो किस किरदार को जिए, वो कैसा काम करे कि समाज में उसका भी मान सम्मान हो। तो इस एज में बच्चे के साथ ये डिलेमा चलता रहता है। 19 से 35 वर्ष की आयु जो मैच्योरिटी की एज है, हर एक इंसान बड़ा हो जाता है, वेल सेटल्ड हो जाता है, कैरियर बना लेता है अपना, तो यहाँ पर अब उसके अंदर घनिष्ठता और अलगाव का भाव, ये जो दो भाव सोसाइटी से उसे मिलते हैं वो चलते हैं। यानी इस एज में मिलने वाले सभी लोग, उसके दोस्त, उसके स्कूल के फ्रेंड्स, क्लासमेट्स, टीचर्स, उसकी लाइफ में आने वाला हर एक इंसान इस एज तक आते आते बदल जाता है, और जो लोग उसके लाइफ में रहते हैं उससे उसके संबंध घनिष्ठ हो जाते हैं, और वर्क प्लेस पर उसको नए नए लोग मिलते हैं, उन लोगों से दोस्ती भी होती है, ब्रेकअप्स भी होते हैं, और वहां से फिर उस सोसाइटी से कटने भी लग जाता है। यानी 19 से 35 वर्ष की आयु में इंसान घनिष्ठता
और अलगाव की भावना से जूझता है। जो उसके बेस्ट फ्रेंड थे वो उसके साथ अगर रहते हैं तो सोसाइटी के अंदर घनिष्ठ संबंधों का निर्माण करता है, और उसके परिवार के लोग, उसके सगे संबंधी या उसके फ्रेंड सर्कल उसे यदि छोड़ देते हैं और कैरियर में, वर्क प्लेस पर भी लोग उसका साथ नहीं दे पाते, तो इससे उसके अंदर सोसाइटी के प्रति अलगाव की भावना हो जाती है। ही फील लाइक दैट व्हाट इज माय इंपॉर्टेंस इन दिस सोसाइटी। तो ये घनिष्ठता और अलगाव का डिलेमा चलता है। 36 से 55 वर्ष की आयु तक उस इंसान के अंदर उत्पादकता और निष्क्रियता, उत्पादकता यानी प्रोडक्टिविटी, और निष्क्रियता मतलब इनएक्टिविटी या इनएक्टिवनेस। तो 36 से 55 वर्ष की आयु तक आते आते हर एक इंसान जॉब करने लगता है, बिजनेस करने लगता है, धन कमाने लग जाता है, अपनी सभी जरूरत की चीजों को संग्रह करने लग जाता है। तो इससे वो इंसान समाज में एक प्रोडक्टिव पीपल बन जाता है, उसकी उत्पादकता बढ़ती है। तो वो कमा रहा है, चीजों का संग्रह कर रहा है, परिवार का पालन पोषण कर रहा है, तो वो उत्पादकता है। लेकिन इसी उम्र में अब उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ने लग जाता है, उसको बीमारियां घेर लेती हैं, या 18 वर्ष तक या 35 वर्ष तक जो उसके शरीर में एनर्जी हुआ करती थी, जो उसके अंदर कॉन्फिडेंस हुआ करता था, वो सब कम होने लग जाता है एजिंग की वजह से। तो इस कारण वो इंसान प्रोडक्टिव तो है पर वो काम नहीं करना चाहता या उसका शरीर उसका साथ नहीं देता है। तो प्रोडक्टिवनेस के साथ साथ उसके अंदर इनएक्टिवनेस, ये दोनों डिलेमास चलते रहते हैं। यानी इसी एज में आपने देखा होगा लोग अक्सर फाइनेंशियल प्लानिंग या रिटायरमेंट प्लानिंग करने लग जाते हैं, क्योंकि उनको एक आइडिया हो जाता है कि अब हमारी प्रोडक्टिविटी समय के साथ साथ कम होती चली जाएगी और जो हमारी इनइफेक्टिवनेस है या इनएक्टिवनेस है ये बढ़ती चली जाएगी। तो इस एज में इंसान इन दो परिस्थितियों से जो समाज से उसको मिलती है, समाज के लोगों से तो इंसान ये सब चीजें सीखता है, तो इस डिलेमा में वो रहता है। फिर 55 से ऊपर होने के बाद इंसान के अंदर दो डिलेमा चलते हैं, ईमानदारी और निराशा। यानी इस एज में आने के बाद इंसान सोचता है कि मैंने मेरा पूरा जीवन ईमानदारी से जिया, सबके साथ अच्छा किया, बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने एक अच्छी जिंदगी जी। वो या तो इस हिसाब से जीता है कि समाज में, सोसाइटी में उसका मान सम्मान है, इतने लोगों के साथ उसने अपनी जिंदगी के 50-55 साल बिताए, तो समाज में, घर परिवार में, देश में उसका इज्जत हो रही है, उसकी वैल्यू है, तो अपने जीवन को अच्छा समझता है। जो जो चीजें वो चाहता था उसने कर लिया, तो यानी वो ईमानदारी से अपने जीवन को जिया और वो इसे पूर्णता की तरफ एक इशारा समझता है। और यही जो जो चीजें वो चाहता था वो नहीं कर पाया किसी वजह से भी, तो उसके अंदर क्या निराशा का भाव आता है कि अपना संपूर्ण जीवन इतना सब सीखने के बाद भी, समाज के अंदर रहने के बाद भी मैं समाज में अपना कंट्रीब्यूशन ना के बराबर कर पाया, मैं अपने घर परिवार का, अपने कुल वंश की परंपरा का निर्वहन नहीं कर पाया। तो इस एज में इंसान या तो सेल्फ डिपेंडेंट या सेल्फ रिलायंट होता है क्योंकि उसने एक अच्छा जीवन जिया है, और या फिर वो निराशावादी होकर क्योंकि वो जो भी चीजें चाहता था वो नहीं कर पाया या नहीं कर सकता और आगे उसे कोई अपॉर्चुनिटी भी नहीं मिलने वाली है। तो इस वजह से ये दो स्टेजेस इस उम्र तक इंसान के अंदर चलती है। तो ये वो थ्योरी है जिसके मुताबिक एरिक्सन ने इंसान के मन यानी दिमाग पर उसके पढ़ने वाले समाज के जो फैक्टर्स है, समाज के जो दिशा निर्देश है, मन को किस तरीके से प्रभावित करते हैं और किस तरीके से सोसाइटी उस इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को थ्रू आउट लाइफ अफेक्ट करती है, इफेक्ट भी करती है, ये इन्होंने इस तरीके से समझा है। तो ये एरिक्सन का मनोसामाजिक सिद्धांत था। अब इसके बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में हम कोलबर्ग्स का सामाजिक सिद्धांत पढ़ेंगे। दैट्स ऑल फॉर द डे। थैंक यू।